दोस्तों एक 12 साल का लड़का होता है और वो एक सेठ जी के पास काम करता है और उससे काम करते करते करीब अब 15 साल हो चुके हैं। और इन 15 सालों में उसने अपने सेठ जी का अच्छे से अच्छा टाइम और बुरा से बुरा टाइम भी देखा है। और इसमें इस समय उस परिवार की ऐसी हालत है कि उनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। एक टाइम के खाने के लिए भी उस नौकर को किसी और के यहाँ पे काम करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी अपनी पूरी मेहनत और वफादारी के साथ उस सेठ जी की परिवार की यह नौकर देखभाल कर रहा है। और इसी मेहनत और वफादारी की वजह से उसे इसका ऐसा फल मिलता है दोस्तों कि उसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों ये कहानी काफ़ी रोमांच से भरी हुई है, प्लीज़ इसे आप आखिर तक जरूर सुनना। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक करने से आप तक नई नई सच्ची कहानी पहुंचाने में काफ़ी हमें खुशी होती है और हमारा काफ़ी हौसला बढ़ जाता है। दोस्तों ये सच्ची कहानी है दिल्ली के इस्लामाबाद की। इस्लामाबाद में करीब आज से 40 साल पहले एक सेठ जी आते और वहाँ आने के बाद एक 200 गज का घर खरीद लेते। 200 गज का घर खरीदने के साथ ही साथ वो मार्केट में 2 कपड़े की दुकानें भी खरीदते। इन सेठ जी को 3 बेटे होते, उसमें से 2 बेटे यही कपड़े की दुकानें चलाते हैं और अपने परिवार के साथ अलग रहते। और उनका जो छोटा बेटा होता है आज से 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। और सेठ जी अपने घर में अपनी पत्नी शारदा और अपनी बेटी की विधवा पत्नी रागिनी और अपने नौकर के साथ रहते। और अब इस नौकर को करीब सेठ जी के पास 15 साल हो चुके थे जो काम कर रहा था, और ये नौकर काफी ईमानदार और वफादार था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते और सेठ जी की एक दिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है। और जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तभी डॉक्टर बोलते हैं कि सेठ जी सिर्फ 1-2 दिन के ही मेहमान है, अगर किससे भी इनको मिलना है या उनको बेटों को मिलना है और किससे बात करना है तो जल्द से जल्द बुला लीजिए, क्योंकि सेठ जी की अब हम लोग कोई भी गारंटी नहीं दे सकते। इसके बाद उनके दोनों बेटे, उनकी बहू और उनकी पत्नी, उनका नौकर सब मिलने के लिए आ जाते हैं। और डॉक्टर बोलते हैं कि आप बारी बारी जाकर बात कर सकते हो। सबसे पहले तो उनके दोनों बेटे उनको मिलने के लिए जाते और उन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होने के बाद वो उस कमरे से बाहर आ जाते। उसके बाद उनकी पत्नी शारदा मिलने के लिए जाती है और उनके सीने पे सर रखकर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और उन्हें बोलती है कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, आपके बिना मैं क्या करूँगी, आपका छोटा बेटा भी चला गया, अब आप भी जा रहे हो, मुझे भी साथ में लेके चलो। तभी वो सेठ जी बोलते हैं कि नहीं, तुम अभी मेरे साथ नहीं आ सकती, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो शंकर की जो पत्नी है अभी जवान है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा, अगर मैं अभी ऊपर चली जाऊँ तो हम ऊपर जाकर शंकर को क्या जवाब देंगे, इसके लिए तुम्हें रागिनी की देखभाल करने के लिए रुकना ही पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद शारदा भी उस कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाद रमेश कमरे में आ जाता है और सेठ जी के पैर पकड़कर जोर जोर से रोना चालू करता है। तभी सेठ जी रमेश को बोलते हैं कि रमेश रोना मत, तुमने मेरी परिवार की बहुत मदद की है और इसके आगे भी तुमको मेरी परिवार की ऐसी ही मदद करनी पड़ेगी। तभी रमेश बोलता है ये तो मेरा काम था, मैंने कोई भी आपकी मदद नहीं की, बल्कि आपने 15 सालों से मुझे सहारा दिया है और आपके सहारे की वजह से ही आज मेरा परिवार 2 टाइम का खाना खा पा रहा है। आपका ही सेठ जी मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तभी सेठ जी रमेश को बोलते हैं कि तुम्हें और एक काम करना पड़ेगा, मुझे पता है कि मेरे बाद तुम्हारी मालकिन शारदा ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगी, 2-4 महीने में वो भी मेरे पीछे निकल लेगी। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम भी शारदा को तब तक ख्याल रखना जब तक वो यहाँ पर है। और मुझे अपने बेटों के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं है, तुम मेरे से वादा करना मेरे जाने के बाद भी तुम शारदा का साथ नहीं छोड़ोगे। इसके बाद रागिनी कमरे में आ जाती है और रागिनी को देखकर सेठ जी की आंखों में पानी आता है। उतने में सेठ जी अपने आंखें बंद कर लेती है और जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सेठ जी अब कोमा में चले गए और उनको वेंटिलेटर और आईसीयू में रखना पड़ेगा। इसके बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। ऐसे में 6-7 दिन बीत जाते और अब तक पूरा खर्चा उनके दोनों बेटे दे रहे थे। उसके बाद अपने माँ शारदा के पास आकर बोलते हैं कि अभी जो 200 गज का घर है वो हमारे नाम पे करा दो जब तक पिताजी है। उसके बाद उनकी माँ काफ़ी गुस्सा करती है। उसके बाद उनके दोनों बेटे चले जाते हैं। अब इसके आगे का पूरा खर्चा शारदा को ही करना पड़ रहा था। ऐसे ही 1.5-2 महीने निकल जाते हैं और 1.5-2 महीने में शारदा के पास जितने भी पैसे पड़े थे घर पर वो सारे खत्म हो जाते हैं। आखिर में शारदा अपने गहने बेचती है और रागिनी भी अपने गहने बेचकर सेठ जी का इलाज में पैसे का बंदोबस्त करते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते। अब शारदा और रागिनी के पास इलाज के लिए कोई भी पैसा जब नहीं बचता है तो शारदा अपने दोनों बेटों को बुला लेती है और बोलती है कि हमारे पास जो कुछ भी था अब सारा खत्म हो चुका है, घर में 1 रुपया भी नहीं है, अब तुम तुम्हारे पिताजी का इलाज कराओ। लेकिन बेटे बोलते हैं कि तुम पागल हो, जो एक मुर्दे के ऊपर खर्चा कर रहे हो, और हमारा परिवार है, उनका भविष्य है, उसके लिए हम 1 रुपया भी यहाँ पर खर्चा नहीं करेंगे।
इसके बाद ऐसा बोलकर उसके दोनों बेटे वहाँ से चले जाते हैं। मजबूर होकर शारदा डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को बोलती है कि अभी इसके आगे के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ हमें यहाँ से घर लेके जाने दो। इसके बाद जब सेठ जी को घर लेके आया जाता है तो सेठ जी दूसरे दिन इस दुनिया से चल बसते हैं। उसके बाद अंतिम संस्कार सेठ जी का होता है। उनके दोनों बेटे भी अंतिम संस्कार में आते हैं। जैसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं, वो घर की बात वापस निकालते हैं और अपनी माँ शारदा को बोलते हैं, अभी पिताजी भी चले गए, अब ये घर हमारे नाम पे कर दो। तभी वो शारदा बोलती है कि कैसे मैं तुम्हारे नाम पे कर दूँ, अब तो शंकर की पत्नी भी मेरे साथ रहती है और मुझे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तब उनके दोनों बेटे बोलते हैं कि इसको उसके मायके भेज दो, अब इसका क्या काम, और रमेश को भी काम से निकाल दो और तुम हमारे साथ रहो, और ये घर को बेच देते हैं। उसके बाद शारदा घर बेचने के लिए मना करती है और शारदा बोलती है कि इस घर से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हुई है और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ये घर नहीं बेचने दूंगी। अगर तुमको इसके बाद भी अगर बेचना ही है तो तुम ये घर की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है, इसमें से तीसरा हिस्सा रागिनी को दे दो और इसके बाद ये घर बेच दो। इसके बाद वो बोलते हैं कि हम किसी को भी कोई हिस्सा नहीं देंगे, अब शंकर रहा नहीं, इसको अपने मायके भेज दो, तुम हमारे साथ रहना। लेकिन शारदा इसके लिए साफ इनकार कर देती है। उसके बाद वो दोनों बेटे वहां से अपनी माँ शारदा के साथ रिश्ता तोड़कर चले जाते हैं। अब उस बड़े से घर में शारदा, रागिनी और रमेश रहते हैं। और एक दिन शारदा रमेश को बोलती है, अब तुम अपने गांव चले जाओ, अब तुम्हारे सेठ जी भी नहीं रहे और अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारा पगार दे सके, इसके लिए तुम अपने गाँव जाकर कोई काम धंधा शुरू कर देना और हमें हमारे हाल पे छोड़ देना। इसके बाद रमेश बोलता है कि सेठ जी के मेरे ऊपर बहुत एहसान है और मैं ऐसे आपको छोड़कर नहीं जा सकता, और सेठ जी ने मेरे से वचन भी लिया है कि जब तक आप लोग इस घर में रहोगे मुझे भी इसी घर में रहकर आपकी सेवा करनी है। इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद रमेश रिक्शा चलाने का काम चालू करता है और उस रिक्शा चलाने से जो भी पैसे मिलते थे उस पैसे से आप परिवार का गुजारा होने लगता है। रोज सवेरे रागिनी जल्दी उठकर रमेश के लिए टिफिन बना के देती थी और रमेश टिफिन लेकर काम पर चले जाता था और शाम को कुछ पैसे लेकर वापिस आता था। ऐसे ही सिलसिला कुछ दिन चल रहा था कि अचानक शारदा के दोनों बेटे घर पे आते और शारदा को रागिनी और रमेश के बारे में बताने लगते हैं कि बोलते हैं कि तुमको पता नहीं है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारी काफ़ी बदनामी हो रही है। उसके बाद शारदा बताती है कि जब तुम्हारे पिताजी का इलाज चल रहा था और तुम लोग हमें छोड़कर चले गए थे और पैसे के कमी के कारण उन्हें हॉस्पिटल घर पे लेके आना पड़ा और उसकी वजह से उनकी जान चली गई, तुम्हें तब लोगों की बदनामी क्यों नहीं दिखी, लोग तुम्हें तब क्यों नहीं बदनाम कर रहे थे। आज रमेश घर की पूरी जिम्मेदारी उठा रहा है और हमारा पूरा खर्चा कर रहा है, हमारी देखभाल कर रहा है, तब तुम्हें लोगों की बदनामी देख रही है। ऐसा बोलकर शारदा उन्हें अपने घर से भगा देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शारदा की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है। उसे उसके दोनों बेटे मिलने के लिए आते हैं। जब उसके बेटे उसके पास आते हैं तो वही घर का विषय वापस निकालते हैं और बोलते हैं कि माँ अभी तुम जिंदा हो, जब तक तुम अभी हो ये घर हमारे नाम पे कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद इस घर के लिए झगड़ा नहीं हो। इसके बाद शारदा काफ़ी गुस्सा करती है और बोलती है कि तुमसे मुझे अब कोई मतलब नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो, क्योंकि तुम तुम्हारे पिताजी का ख्याल नहीं रख सके, तुम मेरा क्या ख्याल रखोगे। अब मेरा भी जाने का टाइम हो गया, अब मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। ये बात सुनकर उनके दोनों बेटे को रागिनी और रमेश के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है। वो रागिनी को भी काफ़ी भरा बुरा बोलते हैं। उसके बाद रमेश को 2 चमाट मारते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये घटना के बाद रागिनी काफ़ी रोने लगती है और रमेश भी मुंडी नीचे करके वहीं पर बैठ जाता है। ये देखकर शारदा काफ़ी नाराज होती है और दोनों को समझाती है कि देखो लोगों को क्या लगता है उससे अपने को कोई मतलब नहीं, अपन अपनी तरीके से ही अपना जीवन बिताएंगे। कि मैं चाहती हूँ कि रागिनी तुम और रमेश शादी कर लो, अब मेरा जाने का टाइम हो गया और मैं चाहती हूँ कि मेरे पीछे तुम लोग खुशी से इसी घर में रहो। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके बाद शारदा का भी देहांत हो जाता है। शारदा अपने पति सेठ जी के पास चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं तब रागिनी रमेश से पूछती है कि जो मम्मी ने आपसे कहा था इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तभी रमेश बोलता है कि आप मालकिन हो और एक मैं नौकर हूँ, हम दोनों का रिश्ता कैसा हो सकता है, अगर हम दोनों शादी कर भी ले तो लोग काफ़ी अलग ही नज़र से हमें देखेंगे और मैं आपके लायक भी नहीं हूँ, आपको आपके लायक का काफ़ी अच्छा लड़का मिल सकता है और मैं चाहता हूँ कि आप खुशी के साथ उसी के साथ अपना घर बसा लो। और अभी आप दिवाली का त्यौहार आ रहा है, आप भी अपने मायके चले जाओ और मैं भी अपने गांव जाने वाला हूँ। इसके बाद रमेश अपना बैग भरता है और बैग भरने के बाद जब ये रेलवे स्टेशन पहुँचता है और जब अपने बैग चेक करता है उसे लगता है मैं कुछ सामान भूला तो नहीं, और जब वो अपने बैग खोलता है तो उसमें एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची में ये लिखा था रागिनी ने कि रमेश तुम्हारी अच्छाई की वजह से मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, और इतना ही नहीं कि मम्मी ने भी मेरे से वचन लिया था कि मेरे जाने के बाद तुम रमेश के साथ शादी करके इसी घर में बड़ी खुशी से रहना।
लेकिन शायद तुम एक विधवा के साथ शादी नहीं करना चाहते, ये मैं जान गई हूँ। इसके लिए अब तुम्हारे बिना मैं भी नहीं रह सकती। इसके लिए तुम जाने के बाद मैं अपनी आत्महत्या करके जान दे दूंगी। जब ये रमेश चिट्ठी पढ़ता है, इसके बाद वो फटाफट अपने घर पहुंचता है। जब वो अपने घर पे पहुंचता है तभी रागिनी फांसी लेने की कोशिश कर रही थी और तभी रमेश उसको फटाक से टेबल के ऊपर नीचे खींच लेता है और उससे गले लगाकर जोर जोर से रोना चालू करता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। उसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं। उसके कुछ ही दिनों के बाद वो लोग शादी करते हैं। अब 2024 में उनका एक छोटा सा बेटा भी है और बड़ी खुशी से वो तीनों अपने उसी घर में रह रहे हैं। दोस्तों, आपको ये रागिनी और रमेश की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और इसी तरह की सच्ची कहानियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।